Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So today in this video we'll cover application for compromise of suit, जिसमें हम इसका ड्राफ्ट मेनली कवर करेंगे, बट हम एज सारी वीडियो की तरह आप एक्सप्लेनेशन फॉर्मेट मतलब यानी ड्राफ्ट हमारा और एफिडेविट कवर करेंगे. आर सब्जेक्ट इज ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग. लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. सबसे पहले हम समझेंगे कि कॉम्प्रोमाइज़ अग्रीमेंट होता क्या है, और इसको हम डायरेक्टली सीधा एक एग्जांपल से समझेंगे, फिर हम डेफिनेशन पे आ जाएंगे. जैसे कि एक एग्जांपल सिनेरियो हमने यहाँ पे लिया है कि एक अमित शर्मा है और ज़ीशान खान है. ये दोनों ना एक रियल एस्टेट के अग्रीमेंट में एंटर करते हैं, जहाँ पे जो अमित थे उनको लैंड रिसीव होना था. ठीक है, लैंड की ओनरशिप रिसीव होनी थी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट. तो उनको लैंड मिलना था, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, ज़ीशान उन्हें लैंड देते हैं. ठीक है. सो हाउएवर ज़ीशान ने मना कर दिया, यानी ज़ीशान रिफ्यूज़ टू हैंड ओवर पोजेशन, लीडिंग अमित टू फाइल अ लॉ सूट. तो ज़ीशान ने मना कर दिया, तो अमित ने क्या किया, लॉ सूट फाइल कर दिया. तो कई सारी हेयरिंग के बाद, ठीक है, बोथ द पार्टीज विद द इंटरवेंशन ऑफ लीगल एडवाइजर्स अग्रीड, यानी दोनों पार्टीज़ के पास उनके लीगल एडवाइजर्स थे, यानी उनके एडवोकेट थे. ठीक है, उन्होंने अग्री किया. काफ़ी सारी हेयरिंग्स के बाद दोनों पार्टी ने कि वो सेटलमेंट पे आते हैं, जो कि हम लाइक इंटर्नशिप भी करते तो देखते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में एट द एंड सेटलमेंट होती ही है ज़्यादातर केसेस में. सो नॉट अ न्यू टर्म फॉर अस. सो ज़ीशान विल ट्रांसफ़र पोजेशन ऑफ द लैंड टू अमित. सेटलमेंट में ये हुआ है, और अमित विल रिसीव ₹15 लाख एज कॉम्पनसेशन. Both will withdraw the case and agree not to take legal action in the future. So ये इनका जो था सेटलमेंट था. सो द कोर्ट रिकॉर्डेड द कॉम्प्रोमाइज़ डिक्री. जो कोर्ट है उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ डिक्री को रिकॉर्ड किया एंड इंश्योर किया कि सेटलमेंट प्रॉपरली हो जाए और लीगली बाइंडिंग हो, यानी कोई एक अपने प्रॉमिस से पीछे ना हट जाए. ये सेटलमेंट प्रॉपर तरीके से हो कि ये केस दोबारा ना ओपन हो, क्लोज हो जाए. ठीक है. नाउ विल कम टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट. तो अ कॉम्प्रोमाइज़ अग्रीमेंट इज़ ए लीगल डॉक्यूमेंट. एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है कॉम्प्रोमाइज़ अग्रीमेंट, जो रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर पार्टीज़. जो डिस्प्यूट रिजॉल्व करता है दो से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में विदाउट फर्दर लिटिगेशन, कोई आगे कोई लिटिगेशन प्रोसेस के बिना. ठीक है. और ये वॉलेंट्री करना होता है, यानी पार्टीज़ अपनी मर्ज़ी से आती है सेटलमेंट के लिए, यानी अपने लाइक जो लीगल एडवाइज़र उनसे पूछ कर कि ठीक है हम ऐसा कर सकते हैं, सही रहेगा इस स्टेज पे या नहीं, मतलब अपनी मर्ज़ी से डिसाइड करते हैं कि अब हमें म्यूचुअली इसको डिसाइड कर लेना चाहिए. बहुत ज़्यादा हम इसको बहुत लंबा लेके जा रहे हैं इस केस को. ठीक है. और दोनों रेडी होते हैं कि हाँ हम कंक्लूजन पे पहुंचना चाहते हैं. ठीक है. सो एंड रिकॉर्डेड बिफोर द कोर्ट अंडर ऑर्डर 23 रूल 3 ऑफ CPC 1908 which allows suit to be settled through compromise. So this is basically settlement is a compromise only, so that is why we are calling it compromise agreement. Okay, so इसका legal provisions क्या है. Order 23 Rule 3 of CPC 1908 allow करती है parties को कि वो settle हो सके dispute पे एक legal agreement के साथ, which once recorded by the court रिजल्ट्स इन अ फाइनल डिग्री. जब कोर्ट एक बार उसको रिकॉर्ड कर लेगा तो वो एक फाइनल डिग्री की तरह बाहर आएगा, जिससे कोई भी पार्टी पीछे होकर मुकर नहीं सकती, केस क्लोज हो जाएगा. देन सेक्शन 73 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है वो डील करता है. ठीक है. ये प्रोविजन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में क्या डील कर रहे हैं. सो ये एड्रेस करते हैं डैमेजेस को इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल सेटलमेंट. तो जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल सेटलमेंट्स होती है, तो ये सेक्शन के थ्रू हम उन सारी डैमेजेस और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को सेटल कर सकते हैं. उसमें हमें सेक्शन 73 की हेल्प लेनी होगी, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 का है. देन कम्स प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल, यानी कि कोई अपनी बात से मुकर नहीं सकता, अपने प्रॉमिस करने के बाद उससे पीछे नहीं आ सकता. सो ये हमने पहले भी आई गेस आपने कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा. सो सेक्शन 115 of the Indian Evidence Act 1872 prevents a party from going back on their commitment. एक बार पार्टी ने कमिटमेंट कर दी, उन्होंने साइन कर दिया कॉम्प्रोमाइज़ अग्रीमेंट कि अब हम कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी हैं. और लाइक जैसे पेमेंट की बात हुई थी या लैंड की बात हुई थी, जो भी पार्टी कॉम्प्रोमाइज़ करने का, जो भी सेटलमेंट का जो टर्म एंड कंडीशन होता है, उन्होंने एक बार रिटन में उस अग्रीमेंट पे साइन कर दिया. उसके बाद फिर जो प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल है, ये पार्टीज़ को अलाउ नहीं करता है कि वो अपने कमिटमेंट से पीछे हटे, उन्हें अपना कमिटमेंट पूरा करना पड़ेगा. सो नाउ हमने एग्जाम्पल भी समझ लिया है.
सो कॉम्प्रोमाइज अग्रीमेंट कब होता है? अ कॉम्प्रोमाइज अग्रीमेंट इज अप्लाइड इन लीगल केसेस. किन केसेस में? लीगल केसेस में, जहाँ पे पार्टीज विश टू रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट बहुत प्यार से, एमिकेबली, यानी बहुत पीसफुली वो अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व करना चाहती है. अब ज़्यादा वी कैन से इन अ नॉर्मल लैंग्वेज, हम कोर्ट के चक्कर नहीं काटना चाहते और ज़्यादा हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं, यहीं पे हम सेटलमेंट करना चाहते हैं. सो विदाउट कॉन्टिन्यूइंग लिटिगेशन इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन, किस किस चीज़ों में दुआ, मतलब इसे कॉमनली हम यूज़ कर सकते हैं. सिविल डिस्प्यूट्स की बात करें हम, इनमें हम इसे कॉमनली यूज़ करते हैं. फैमिली मैटर्स में कॉमनली यूज़ करते हैं. बिजनेस डिस्प्यूट्स में यूज़ करते हैं. एम्प्लॉयमेंट डिस्प्यूट्स में यूज़ करते हैं हम. एंड लैंड एंड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में यूज़ करते हैं हम. सो मैंने इसमें ऑलमोस्ट कैटेगरीज मैंने अभी पढ़ दी है, और साथ में मैंने इनकी पूरी कैटेगरीज में क्या क्या किस किस टाइप की केसेस होते हैं वो सब मैंने लिखे हुए हैं. यू कैन जस्ट गो थ्रू, आपको एग्जाम्पल देने में हेल्प मिलेगी. If you will explain this in like 5 markers, because mostly draft आता है इस एग्ज़ाम में, but still you should have the knowledge of जिसका भी आप ड्राफ्ट बना रहे हैं. सो हु कैन अप्लाई फॉर कॉम्प्रोमाइज अग्रीमेंट? कौन अप्लाई कर सकता है? प्लेंटिव भी अप्लाई कर सकते हैं, डिफेंडेंट भी. द पार्टीज इन्वॉल्व इन अ लॉ सूट कैन जॉइंटली अग्री टू सेटल. अब ऐसा तो है नहीं कि एक अप्लाई कर रहा है, दूसरे की मर्जी की बिना सेटलमेंट नहीं हो सकता. दोनों को एनीवे कॉम्प्रोमाइज़ करना, दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें. लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी उनके अप्लाई कर सकते हैं उनके बिहाफ पे. लॉयर्स और ऑथराइज लीगल एजेंट्स ऑफ द पार्टीज कैन ड्राफ्ट एंड सबमिट द agreement. Mediators या फिर arbitrators, in some cases court appoint mediators or arbitrators facilitate the compromise and help the parties reach a settlement. Now how to apply for a compromise agreement? अब कैसे अप्लाई करेंगे compromise agreement के लिए? Negotiation and drafting. The parties must discuss and agree on the terms of settlement. तो parties को discuss करना पड़ेगा और agree होना पड़ेगा settlement के terms पे. एक written compromise agreement draft होगा जो हम draft करेंगे अभी इस वीडियो में आगे. Then filing before the court. The agreement is submitted before the court where the case is pending. Then court verification. The judge verifies if the agreement is lawful or like lawful है या नहीं वो, या फिर forced कोई fraud तरीके से तो नहीं बनाया गया, वो agreement या sign तो नहीं कराया गया, तो जज भी उस चीज़ को verify करेगा. तो verification is the most important one of the most important step. Then passing of decree. once approved, एक बार approve हो गया तो जो court है, the court records the compromise and passes a decree. तो एक बार अप्रूव होने के बाद कोर्ट रिकॉर्ड करेगा और डिक्री को पास कर देगा, मेकिंग द अग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग. सो दिस प्रोसेस इंश्योर्स दैट द डिस्प्यूट इज सेटल पीसफुली, लॉफुली, अवॉइडिंग प्रोलॉन्ग लिटिगेशन, यानी लंबा लिटिगेशन प्रोसीजर ना पार्टीज को करना पड़े. तो ये प्रोसीजर एक ईजी रहता है और कोर्ट का बर्डन भी थोड़ा कम रहता है अगर पार्टीज रेडी हो जाती है सेटल करने के लिए. तो नाउ वी हैव द ड्राफ्ट. सो this is how we'll start compromise agreement, and like you have to tell everything. This compromise agreement is made on 10th day of March 2025 at New Delhi, India. ये मैंने आपका मतलब most of the time हम blank छोड़ते हैं. आप according to place आप अपनी according fill कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई situation मिलती है in exam उस according आप fill कर सकते हैं. By and between, then you will give the information of the parties. Then you will describe the fact a dispute arose between this and this, party number 1, party number 2. और फिर आप थोड़ा सा फैक्ट के बारे में डिस्क्राइब करेंगे किस टाइप का डिस्प्यूट था, क्या क्या कहाँ, अगर प्रॉपर्टी का था तो कहाँ कहाँ मेंशन थी, लाइक प्रॉपर्टी का एड्रेस क्या था एंड एवरीथिंग. ठीक है. एंड देन यू विल टेल कि हम क्या बेसिस पे डिसीजन ले रहे हैं सेटलमेंट का, किसकी हेल्प से, या हु इज़ द वन जिनकी हम एक समझदार इंसान, लाइक मीडिएटर हो गया, आपका लीगल एडवाइज़र हो गया, आप जो भी आप जिसको भी लेना चाहते हैं. देन फिर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सेटलमेंट, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इनको बहुत बहुत प्रिस्क्राइब तरीके से डाला जाता है, प्रिसाइज तरीके से डाला जाता है इन्हें. ठीक है. मॉनेटरी कॉम्पनसेशन, ये मैंने आपका थोड़ा ये मैंने हेडिंग के साथ थोड़ा सा इसको इजी रखा है, सो दैट यू विल एबल टू अंडरस्टैंड वाइल रीडिंग इट कि आप किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें मेंशन कर सकते हो. जैसे मैंने फर्स्ट में क्या रखा, टर्म्स एंड कंडीशन. जब ये सेटलमेंट की हम मेंशन करेंगे तो पहले आप जैसे ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन है, ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया था उसी का ही ड्राफ्ट कर रहे हैं हम. सो ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन के बारे में आप पहले बताओगे, मेंशन करोगे सारी चीज़ें विद डेट. ठीक है.
एंड देन मॉनेटरी कॉम्पनसेशन के बारे में बताओगे आप. सो दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे हेडिंग पुट की है फॉर ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. सो आप इजीली उसको अटेन कर पाओगे, आपके ब्रेन में आ जाएगा वो. ट्रांसफ़र ऑफ रिमेनिंग लैंड, देन विड्रॉल ऑफ सूट एंड नॉन कोर्सिव एक्शन. सो ये सारी चीज़ें हैं, एक बार आप इन्हें रीड कर लीजिएगा. प्रॉपर्टी की अच्छे से सारी डिटेल देनी है आपको, जैसे कितना स्क्वायर यार्ड था, मेजरिंग, ये सब चीज़ें, everything you have to tell. I'm not reading it out to, you know, I don't want to make a lengthy video. Then disposal of proceedings with the जो भी सेक्शन आप लाइक जिसके भी जो सपोर्ट आपका प्रोविज़न है, ठीक है. एंड देन विटनेस होंगे आपके, ठीक है. आपका विटनेस 1 का साइन, विटनेस 2 का साइन, आप उनके नाम लिख के उनके सिग्नेचर्स करवा सकते हैं. और ये आपकी पार्टीज़ के साइन हो गए. देन वी हैव एफिडेविट. तो आप एफिडेविट भी देख लीजिए एक बार. जस्ट पॉज द वीडियो एंड रीड इट. आई एम मूविंग फर्दर. और अगर आपको लगता है दैट यू वांट मी टू रीड और एक्सप्लेन ऑल लाइक दीज थिंग्स एज वेल, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू. देन आई विल मेक दी अदर वीडियोज़. जो भी अभी ये प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रखी है मैंने, तो मैं अदर बाकी वीडियोज़ में ध्यान रखूँगी कि मुझे आपकी ये सब चीज़ें भी आपको एक्सप्लेन करनी है. बिकॉज मैं अननेसेसरी वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहती, इसलिए मैं रीड आउट नहीं करती हूँ. जो मेन चीज़ें जो एक्सप्लेन करने की होती है वो वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिससे आपके लिए ईजी रहे. दैट्स इट इन दिस वीडियो. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, सब कुछ समझ आया होगा. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.